विद्यार्थियों, आज हम रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे। पहले कवि परिचय। रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध जुड़े रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध जुड़े रहे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार। निधन सन 1990 दिल्ली में। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तिलिस्म जो एक जादुई घेरा है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। नागर का नगरीय, शहरी। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस स्पष्ट भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया, हमारे मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित हो गए। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म धोखा इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते। आत्मान्वेषण, स्वयं की खोज का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से, व्यवसाय से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव, संपत्ति या संपन्नता दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं, अर्थात उनकी कविताओं में वर्तमान का वर्णन अधिक हुआ है। बावजूद इसके मार्मिक, संवेदनात्मक, उजास प्रकाश और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से, व्यंग्य बुझी मतलब व्यंग्य में डूबी हुई, खुरदरी और जिसको आप रह बोलते हो, अनगढ़ मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है, भरी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से, दृष्टिकोण से भी वे अनुपम अद्वितीय हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज सरल शैली में ही उन्होंने लिखा है और बखूबी लिखा है और शानदार लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विद्यमान विडंबना, जो दुख भरी स्थिति है और त्रासदी, दुखद स्थिति को भी उन्होंने देखा। ट्रेजिडी, त्रासदी जिसको आप ट्रेजिडी बोलते हैं। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार, अर्थात जो छोटे व्यक्ति हैं समाज में, जो निकृष्ट हैं, उनकी महानता का, उनके महत्व को स्वीकार करना। महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बड़े बड़े विषयों पर ही वे या समस्याओं पर वे नज़र नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा है, हाशिए मतलब किनारे पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत, जो प्रतिष्ठा है और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास, अचानक सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण कठोर विडंबनाओं, दुखद स्थितियों को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती यानी अपाहिजपन को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा, कैसी शारीरिक चेष्टा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट, बिल्कुल स्पष्ट, सटीक तरीके से बयान करते हुए, वर्णन करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम जो मीडिया के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना, दुखद स्थिति यह है कि
आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने प्रकट करने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी व्यावसायिक दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, प्रकट करती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना व्यंग्य शक्ति में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा संकेत करती है जो दुख, दर्द, यातना, कष्ट, वेदना, दुख को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर बिल्कुल संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के लिए, दुख जगाने के लिए, संवेदनशीलता जगाने के मकसद उद्देश्य से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, निष्ठुर बन जाता है। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल कमजोर को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस काव्यांश में दूरदर्शन संचालक जो है वह एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाते हैं और उसके दुख को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कार्यक्रम की सफलता इसमें है कि वह अपाहिज के दुख को इतना अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें कि दर्शक वर्ग भी उसके दुख को देख करके रो पड़े। और उस अपाहिज को दुख को प्रकट करने के लिए मीडिया कर्मी किस तरीके से निष्ठुर हो जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपना कार्यक्रम सफल बनाना है, क्योंकि उनके ऊपर व्यावसायिकता का दबाव है। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को दूर तक भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। हम एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? वह इसका उत्तर दे, इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे आप क्यों अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हुए? यह प्रश्न वैसे बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन होगा। तब उसके दुख को और कुरेदा जाएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा, तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? वह बता नहीं पाएगा। इस प्रश्न के साथ कैमरा वो दुखी हो जाएगा और इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। नज़र उसके चेहरे पर होगी, तब फिर उसे उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। क्योंकि दूरदर्शन पर किसी भी कार्यक्रम के लिए एक निर्धारित समय होता है और उस निर्धारित समय में उसे वो कार्यक्रम पूरा करना है और अपने कार्यक्रम के उद्देश्य को भी सफल बनाना है। समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा, वो बता नहीं पाएगा। इसका जो काव्य सौंदर्य है, थोड़ा सा हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। जो कवि ने है असहाय व्यक्ति की पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित करते हुए संवेदनहीन संयोजकों पर क्या किया है, व्यंग्य किया है। सरल स्पष्ट भाषा की जो प्रवाहमयता है वह काव्य सौंदर्य में क्या करती, वृद्धि करती है। विचारों में गंभीर भाव का उद्घाटन हुआ है।
व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर व स्पष्ट प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, और साथ में शैली जो है वो प्रश्नोत्तर शैली है, जिसके कारण नाटकीयता उत्पन्न हो गई है और काव्य में रोचकता उत्पन्न हुई है। चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग कोष्ठकों के द्वारा क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। जैसे बता, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अगला है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, आपको कार्यक्रम को उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अपाहिज को रुलाने की चेष्टा करता है और उससे फिर प्रश्न पूछता है, अपाहिज जी, आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और हमें बताइए। अपाहिज, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा, आप अपाहिज हैं, यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है और कार्यक्रम संचालक स्वयं एक अजीब से इशारे करता है उसके दुख को प्रकट करने के लिए। सोचिए और पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है। सोचिए, सोचकर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। थोड़ी कोशिश करिए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में या दर्शकों को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। यह बढ़िया मौका है, अवसर है कि आप अपनी व्यथा को लोगों के सामने प्रकट कर सकें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। यह अवसर खो देंगे, जो ब्रैकेट में लिखा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें तो अपना कार्यक्रम क्या बनाना है, रोचक बनाना है, रुचिपूर्ण बनाना है, दिलचस्प बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताइए। इसलिए हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ करके उसे क्या कर देंगे, रुला देंगे। और यदि उसे दुख नहीं भी होगा, तब भी हमारी कोशिश होगी कि वो हम ऐसे प्रश्न पूछेगा कि हमारी कोशिशों से वह क्या करेगा, रो देगा। और दर्शक भी उस पल की प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं, जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते क्या हो, रो पड़े। आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। या आपका मतलब दर्शक, क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? यह प्रश्न, क्या आप उसका रो पड़ने का इंतज़ार नहीं करते? प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि ये प्रश्न क्या नहीं किया गया, पूछा नहीं जाएगा। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसका जो काव्य सौंदर्य देखते हैं, कवि ने इसमें उन सभी व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो किसी असहाय की पीड़ा को दिखाकर या पीड़ा को देखकर आनंद उठाते हैं तथा उससे अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं। सरल सरस सहज भाषा द्वारा काव्य में प्रभावपूर्ण छाप बनी है। साधारण शब्दों में विचार की गहनता का सुंदर दृश्य कवि ने प्रकट किया है और प्रश्नोत्तर शैली द्वारा नाटकीयता आ गई है। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और चित्रात्मक शैली है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य। अब अगला, हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे एक फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट, छटपटाहट, पीड़ा, दर्द। आशा है आप उसे उसकी अपंगता, उसके अपाहिजपन का दुख समझेंगे, पीड़ा मानेंगे। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए,
देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, संग का मतलब साथ, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर कमी रह गई। धन्यवाद। अब संचालक कहता है, क्योंकि उसे निर्धारित समय में अपना कार्यक्रम संपन्न करना है, तो वह कोशिश करता है कि दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ क्या करें, रोएं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं ताकि उसके दुख को और अधिक क्या करें, प्रकट करें, इतने करीब से दर्शक क्या कर सकें, देख सकें। इस प्रकार वे उसके दुख को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर जो बेबसी और बेचैनी, जो छटपटाहट का दर्द है, वे भी दिखाते हैं, और वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उसकी उस बेबसी, उस लाचारी और छटपटाहट को उसके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। वास्तव में वो बंद कमरे में उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो उसे क्या कर देते हैं, रुला देते हैं। कार्यक्रम संचालक ये भी कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज ही रो पड़े, बल्कि क्या करना, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। वो उसकी कोशिश होती है कि वो केवल अपाहिज ही न रो पड़े, बल्कि उसके दर्द को देख करके दर्शक भी क्या करें, रो पड़ें। परंतु हुआ ये कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हुआ, और तब वो कैमरामैन को क्या करता है, दर्शकों से भी कहता है कि धीरज रखिए। वो एक और प्रयास करने की कोशिश करता है और फिर और प्रश्न करता है, क्योंकि उसे ये दोनों एक साथ क्या करने हैं, रुलाने हैं। आप और वह दोनों, आप का मतलब दर्शक और वह का मतलब जो अपाहिज है, दोनों। अब वहाँ से तब वो कैमरामैन को कैमरा बंद करने का, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तब वो कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है कि यदि अगर हम अपाहिज के दर्द को पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका, तो न सही, पर्दे पर तो एक एक क्षण, एक एक पल क्या है, कीमती है, और उन्हें समय और धन के व्यय का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्योंकि हर कार्यक्रम के लिए एक समय क्या होता है, निर्धारित होता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। जितना हमें समय मिला था उस कार्यक्रम में, हमें अपना ये कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ये कार्यक्रम हमें प्रस्तुत करना था, और उसमें दर्शक और अपाहिज को दोनों को एक साथ रुलाना था। इतना नाटक करने के बाद भी कार्यक्रम संचालक क्या कराएंगे, मुस्कुराएंगे। यहाँ तो एक दुखद स्थिति या दुखद वातावरण को उपस्थित करना था, लेकिन इतना नाटक करने के बाद भी क्या करेंगे, अब मुस्कुराएंगे हम। वो कहता है कार्यक्रम संचालक जो है वो दूरदर्शन के पर्दे पर आएगा और मुस्कुराते हुए कहेगा, तथा मुस्कुराते हुए दर्शकों को संबोधित करते हुए कहेगा कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला जो कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, निरीह हैं, उनके प्रति लोगों की संवेदना को जगाने वाला ये कार्यक्रम आपने देखा। बस थोड़ी कसर रह गई। ये जो हमारा उद्देश्य था कि आप क्या करें, अपाहिजों के दर्द को समझें। वो मन ही मन में सोचेगा कि बस थोड़ी कसर रह गई, अर्थात थोड़ा सा यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया, इसमें कमी रह गई, क्योंकि अपाहिज और दर्शक एक साथ नहीं रो पड़े। वो अपाहिज की उस पीड़ा को, उस करुणा को, अपाहिजपन की उस करुणा को वहाँ पर अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि अपाहिज और दर्शक संग संग साथ साथ रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम जो है वो, कार्यक्रम संचालक जो है वो दर्शकों का क्या करता है, धन्यवाद करता है, और यह धन्यवाद उसकी क्या है, एक प्रकार से उसकी हृदयहीनता है। तो इसका जो हम काव्य सौंदर्य देखेंगे, काव्य सौंदर्य में
इसमें कवि ने उन स्वार्थी लोगों की तरफ इशारा करना चाहा है जो किसी की पीड़ा, दुख, दर्द, यातना आदि और वेदना को भी क्या कर देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद न कर सके, इससे लाभ कमाना चाहते हैं, उनकी पीड़ा से भी क्या करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने मीडिया कर्मियों की जो हीनता है, संवेदन शून्यता है, उस पर भी व्यंग्य किया है। सरल सहज सरल भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और नवीन शब्दावली की सौंदर्यात्मक प्रस्तुति है। करुण रस द्वारा भावात्मक सौंदर्य में वृद्धि हुई है। समापन शैली का प्रयोग नाटकीयता को प्रधानता प्रदान करके की गई है और साधारण शब्दों के बीच भी सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की कौशलता जो है वो कवि ने दर्शाई है। तो ये आज की कविता, उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।